Hey everyone, so this is the last chapter of class 6 NCERT geography and 8th chapter है. In this chapter we will talk about climate, vegetation and wildlife. काफ़ी important है because environment का portion भी इसी से cover होता है. और अगर आप स्टार्टिंग से 6th से 12th तक की एनसीईआरटी करो, जनरली 6 to 10th की एनसीईआरटी आप बहुत रिलीजियसली करो तो आपको एनवायरनमेंट का पोर्शन भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और ज्योग्राफी का पोर्शन भी आपको इजीली समझ में आएगा. सो उसके लिए अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तभी भी आप इजीली कवर कर सकते हो उसको. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं और वेदर की बात करते हैं, सो यू लाइक वी रीड न्यूज़पेपर एंड टीवी देखते हैं हम. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेदर की, सो वेदर इज़ अ फिनोमिना. यू मस्ट नो अबाउट वेदर. इट इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस. जितने भी डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको वेदर कहा जाता है. एंड जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन. सो कितना टेम्परेचर है दिन में, रेनफॉल हुआ है तो कितना रेनफॉल हुआ है, सनशाइन है तो कितना मतलब गर्मी है या ह्यूमिडिटी कितनी है. तो उस सब को लेके हम वेदर के बारे में बात करते हैं. सो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे. सो एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम. सो जैसे हवा चल रही है तो कहते हैं ना कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, या फिर बहुत तेज़ धूप है तो कहते हैं कि शाइनी है. थोड़े बादल हैं, थोड़ी सी धूप है तो कहते हैं क्लाउडी वेदर है. और हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो विंडी है, या फिर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तो कहते हैं काम है, शांत है एटमॉस्फियर. So that is like we usually notice that. So you must have noticed that when it is hot continuously for several days and you don't need any warm clothing, उस टाइम पे जब कंटिन्यूसली एक जैसा सा दिन होता है और गर्मी होती है तो हमें वार्म वेदर की ज़रूरत नहीं होती है. तो उस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे हमें ठंडी चीज़ें चाहिए होती है, ठंडा पानी पीने को मन करता है, ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है. सो अगर हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट, देर आर सम डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स एंड व्हेन इट इज़ वेरी विंडी या चिली. जैसे कि आप कहते हैं ना, जब बारिश का टाइम होता है, तेज़ बारिश होने लगती है तो आपको गर्म कपड़े पहनने का भी मन नहीं करेगा लेकिन आपको ठंड भी लगेगी. तो जैसे बारिश के मौसम में होता है ऐसा. सो कोल्ड वेदर की बात करते हैं तो विंटर सीजन कहते हैं. तो जो कि दिसंबर, जो ये वेदर है इसका आप कह सकते हो कि डिटेल दी हुई है जीसी लियोंग में भी. तो ये आपको याद रखनी है कि इसके जो भी फिनोमिना है, या फिर आप कह सकते हो कौन कौन से मंथ में है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिसंबर टू फरवरी कोल्ड विंटर सीजन, हॉट वेदर सीजन या फिर आप समर कह सकते हो मार्च टू मई. एंड साउथ वेस्ट मानसून आता है, रेनी सीजन आप कह सकते हो मानसून, दैट इज इन जून टू सितंबर. एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जैसे आपने अक्टूबर टू नवंबर में मानसून का लौटना कह सकते हो, आपके मानसून का लौटना बोला जाता है इसको. सो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन हमेशा जो अगर विंटर की बात करते हैं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो दिसंबर टू फरवरी होता है. ऑटम में क्या होता है कि हल्की सर्दी होती है अक्टूबर टू नवंबर में. तो हॉट वेदर अगर हम बात करते हैं, जैसे लू चलती हैं, लू के बारे में, क्योंकि कहीं कहीं पे लोकल विंड से तो इंडिया में लू बोला जाता है, कहीं कहीं पे चिनूक है बहुत सारी कंट्रीज़ में. तो ये सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. सो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, बट दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो वी जस्ट स्किप दैट. साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं रेनी सीजन में. तो जैसे वेस्ट बंगाल में अरेबियन सी से जो हवाएं चलती हैं और वेस्ट बंगाल की तरफ चलती हैं, उसकी वजह से जो मानसून लौट के आता है तो उस टाइम पे बारिश होती है साउथ इंडिया में मेनली. तो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर्स एंड रेनफॉल अकर्स, तो उसकी वजह से रेनफॉल होता है वहाँ पे. सो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है उसको. उसके अलावा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम की बात करते हैं तो अक्टूबर एंड नवंबर में होता है मेनली. एंड विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ की जो हवाएं चलती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. देन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मानसून का लौटना. एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर
मैनी ईयर्स, क्योंकि जो वेदर है तो वेदर वन डे का फिनोमिना कह सकते हो कि हर बार चेंज होता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो सालों से उसी पैटर्न में चलता है और ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए है, वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून. जो मानसून टाइप है, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम. तो ये भी यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ये जो स्मॉल क्लासेस की एनसीईआरटीज हैं उसमें से आपको इजीली आप कवर कर सकते हो. तो यू शुड नॉट स्केयर ऑफ एनीथिंग कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपको जस्ट रीडिंग लगानी है. तो आपको जो आगे की क्लास की और स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके जो फिनोमिनास है वो आपको इजीली समझ में आने लग जाएंगे. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड्स ऑन रेन. गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ bountiful क्रॉप्स. तो अगर आप बात करते हो मानसून की, तो अच्छी सी बारिश हो रही है और क्रॉप अच्छी होती है, उसको बोला जाता है गुड मानसून. कि बारिश अच्छी हुई, उसके बाद उसकी जो क्रॉप के लिए जो बेनिफिट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, दैट इज कॉल्ड गुड मानसून. अगर हम बात करते हैं द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ्स. उस पर डिपेंड करता है. अगर आप बात करोगे क्लाइमेट की जो भी कंडीशंस हैं तो मेनली लोकेशन पे डिपेंड करता है, ऊंचाई पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि सी से उसका डिस्टेंस कितना है. यहाँ पे जो दे रखा है ग्राउंड लेयर से जो भी श्रब्स हैं, यंग ट्रीज हैं, तो ये पूरा फॉरेस्ट कैनोपी है. फॉरेस्ट कैनोपी में मेंशन किया गया कि 20 मीटर्स पे है, कुछ प्लांट्स हैं 1.5 मीटर पे, कुछ 5 मीटर पे हैं, कुछ 20 मीटर पे हैं, कुछ 40 मीटर पे हैं, कुछ 60 मीटर पे हैं. सो इमर्जिंग लेयर है, कैनोपी है, यंग ट्रीज हैं, श्रब्स हैं. तो ये पूरा जैसे डेंस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी डेंस दिखता है. कभी आप जो भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं तो उनकी अलग अलग यूट्यूब में जाके वीडियोज़ जो डिस्कवरी चैनल या फिर और भी जो जोग्राफिकल चैनल्स होते हैं उसमें दी गई हैं, तो आपको जो विजुअलाइजेशन होगा वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए. हियर वी एक्सप्लेन द रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, उसका जो वेदर है बहुत हॉट होता है. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कारगिल, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे फ्रीजिंग और बिल्कुल कोल्ड वेदर होता है क्योंकि एल्टीट्यूड पे है या ऊंचाई बहुत ज़्यादा है. आप कोस्टल प्लेसेस की बात करते हो जैसे मुंबई है और कोलकाता है, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है एक जैसा सा रहता है हमेशा. ना तो बहुत ठंड होती है वहाँ पे, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड. बीइंग ऑन द कोस्ट देर दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड. बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या आर्द्रता कह सकते हो, नमनेस होती है वहाँ पे, नमी ज़्यादा होती है. मौसिन राम मेघालय में बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है. ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है. उसके अलावा अगर आप बात करते हो जैसलमेर राजस्थान में, तो बारिश बहुत ही कम होती है या आप कह सकते हो ना के बराबर होती है. और आपने वहाँ पे देखा होगा कि जैसलमेर में जो सैंड ड्यून्स वगैरह लोग देखने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है. अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन है जैसे इसमें ग्राउंड लेयर दिखी हुई है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसमें प्रॉपरली नेचुरल वेजिटेशन प्रॉपरली दिख रहा है. सो वी कैन सी वैरायटी ऑफ प्लांट्स लिव्स इन आवर सराउंडिंग्स. तो अभी हमारे चारों तरफ प्लांट्स की वैरायटीज मिलती है, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है जनरली. एंड हाउ इट इज़ नाइस टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस. देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रूश, श्रब्स, कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. कहीं कहीं पे बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पाम ट्री. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो पाइन ट्रीज देखे होंगे आपने. उसके बाद जैसे क्रिसमस ट्री जो होता है तो उसको भी देखा होगा. तो अलग अलग वेजिटेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन. इसकी डिटेलिंग आगे के चैप्टर्स में और आगे की क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दी हुई होंगी. तो यहाँ पे जस्ट एक दिया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन एक्चुअली होता क्या है. वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी. फॉरेस्ट हमारे लिए नेसेसरी क्यों है उसकी डिटेल दी गई है. तो ये तो
आई थिंक एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्लांट से ले रहे हैं, सॉइल का इरोजन रोकते हैं प्लांट्स और फॉरेस्ट। उसके अलावा जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड सॉइल एंड दिस कंट्रोल द सॉइल इरोजन, जैसा कि मैंने बताया आपको, सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट से हमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, फ्यूल, वुड्स है, फोडर है, जैसे पशुओं के लिए चारा भी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं वो निकाल के लाते हैं। मेडिसिनल है, प्लांट्स हैं, हर्ब्स मिलते हैं वहाँ से, हनी, गम्स, लाख जो जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती है और चीज़ों, सील्स वगैरह में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही मिलती है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे महुआ ट्रीज़ होते हैं, उसकी वजह से लिकर और उसके अलावा जो मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, तो वो सारा हमें मिलता है। जैसे वन महोत्सव, बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है वन महोत्सव चला रही हैं, तो इसीलिए कि हमें अपने जो भी फॉरेस्ट हैं उनको सेव करके रखना है। और बहुत सारी स्कीम्स जो चल रही हैं कि वहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो और वहाँ पे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, फॉरेस्ट आर होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, बिकॉज फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, और जो भी ड्वेलिंग है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग होती है वहाँ पे, नेचुरल एनिमल्स है, जैसे टाइगर है तो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है। गिर फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एशियाटिक लायन मिलता है वहाँ पे, एलिफेंट्स हैं, टस्कर्स हैं जो कि वे बनाते हैं और एनिमल्स वगैरह के लिए डेंस फॉरेस्ट में। तो हर एनिमल एक कह सकते हो कि फूड चेन में इन्वॉल्व है और जो बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस हैं जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड हैं, क्योंकि पानी की बहुत कमी है और दूर दूर तक चलना पड़ता है। तो वाइल्ड एस सिर्फ ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं एंड दिस इज़ द ओनली स्पीशीज विच इज़ फाउंड इन दैट रीजन। उसके अलावा अदर रीजन्स में बात करते हैं, वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बेयर। सो जैसे स्नो लेपर्ड है वो लद्दाख रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, फिर अदर हिल स्टेशंस की साइड जो भी रीजन है वहाँ पे मिलते हैं। मैनी एनिमल्स विच इज़ लाइक मंकी, वुल्फ, चेकॉल, नीलगाय, चीतल, ये प्लेन एरियाज़ में भी इजीली मिल जाते हैं। एंड जैसे नेशनल बर्ड, कॉमन बर्ड्स हैं, मिलती हैं, पैरट्स, पिजन, मैना। सो इससे क्या होता है कि जैसे पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में सुना हो कि वो पूरा बैरन हो गया था या बंजर हो गया था, उसके बाद जब वहाँ पे 7 to 8 वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया, फिर वहाँ पे पॉलिनेशन होने लगा, बटरफ्लाइज आने लगी। उसके बाद जो वीविंग जो बनाया जाता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि वीविंग करके जो पुल बनाते हैं तिनकों से, तो वो सारी चीज़ें, पानी वहाँ पे इकट्ठा होने लगा, तो लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई वहाँ पे। इसीलिए हमेशा प्रिजर्व करने की बात की जाती है। टाइगर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से एलिफेंट प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। एंड देर आर सो मैनी स्कीम्स वर गोइंग ऑन। इसीलिए हमेशा न्यूज़ में कोई ना कोई चीज़ आती रहती है। एनिमल पोचिंग एलिस्ड इन सिमलीपाल रिजर्व एंड सरिस्का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे विलेजर से कॉन्फ्लिक्ट होता है एनिमल्स का, उसके लिए भी कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं, बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती हैं। सो दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर, जो कि जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई है क्योंकि अदर हायर क्लासेस के चैप्टर्स में दिया जाएगा। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर एंड द सिग्निफिकेंस. Hope you like the video. Please share and subscribe the channel for more videos, and it will motivate me a lot because I am also taking out time from my study and I am trying to make you understand. Thank you. Bye bye.